नमस्कार, मैं राखी लांबा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। बुलेटिन का आगाज करेंगे दिल्ली की खबरों के साथ। और दिल्ली से खबर यह है कि दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन है। मंगलुरु में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी नींव प्रधानमंत्री के द्वारा रखी जाएगी। लॉन्चिंग भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलुरु की जनता को 3800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। मंगलुरु में एक बड़ी जनसभा को भी प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित किया जाएगा। तो पीएम मोदी आज आईएनएस विक्रांत को देश को भी समर्पित करेंगे। इसके अलावा कई बड़े कार्यक्रम दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहेंगे। कर्नाटक और इसी के साथ साथ केरल के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित करेंगे। मंगलुरु में बड़ी जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल आपने पूरे दिन तस्वीरें भी देखी जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। कई कार्यक्रम कल भी प्रधानमंत्री के थे और आज भी कई कार्यक्रम होंगे। मंगलुरु को 3800 करोड़ की सौगात दी जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा। और वहीं हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 7 और 8 सितंबर को हरियाणा के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। आदमपुर में रैली को संबोधित मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। हिसार में भी युवाओं के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो 7 और 8 सितंबर को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। इस दौरान कई कार्यक्रम है। हिसार में युवाओं के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वहीं हिसार के आदमपुर में भी पहुंचेंगे और वहां भी युवाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल एक्टिव नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में चुनाव लड़ने का प्लान तैयार कर रही है और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल एक्टिव होते हुए हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। 7 और 8 सितंबर को हरियाणा का दौरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जाएगा। कई कार्यक्रम उनके वहां पर होंगे। पंचायत चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी हरियाणा में पूरे तरीके से सक्रिय होने की कोशिश में है। आदमपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। हिसार में भी उनके कई कार्यक्रम रहेंगे। युवाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यानी कि बेसिकली युवाओं को टारगेट करने की कोशिश है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि हरियाणा में जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराने में सफल साबित होगी। और ऐसे में 7 और 8 तारीख को यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। और वहीं गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। द्वारका में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 30 सितंबर को सुरेंद्र नगर में टाउन हॉल में मीटिंग में हिस्सा लेंगे अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। द्वारका में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 3 सितंबर को सुरेंद्र नगर में टाउन हॉल की मीटिंग है जिसमें हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। गुजरात का 2 दिवसीय दौरा है तो एक बार फिर से गुजरात पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री भी पिछले दिनों यहां पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी गुजरात पहुंचे थे। एक बार फिर से गुजरात का रुख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। पिछले 1 महीने में कई बार दौरे गुजरात के मुख्यमंत्री कर चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 सितंबर को उनका दौरा प्रस्तावित है। टाउन हॉल में एक मीटिंग है जिसका हिस्सा मुख्यमंत्री बनेंगे और गुजरात में 2 दिनों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रहेंगे। द्वारका में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 2 दिवसीय गुजरात में उनका दौरा रहेगा। कई अहम कार्यक्रम भी उनके रहेंगे। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों की बैठक होगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की बैठक होगी। राज्यों के प्रभारियों की दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक है। बैठक में राज्यों के प्रभारियों से आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में योजनाओं को लेकर राज्यों से फीडबैक लिया जाएगा। तो सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं या नहीं, इसको लेकर फीडबैक लिया जाएगा। और आपको बता दें कि सभी राज्यों के प्रभारी बीजेपी मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे। वहीं पर यह बैठक होगी और सुनील बंसल ये बैठक लेंगे और इस दौरान फीडबैक लिया जाएगा कि क्या राज्यों में जो सरकार की बेहतर सुविधाएं योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं, कैसा फीडबैक है, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी, प्रभारियों से फीडबैक लिया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी शासित प्रदेशों के प्रभारियों से
बैठक होगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष के साथ ये बैठक होगी। बीएल संतोष ये बैठक लेंगे। राज्यों के प्रभारियों की दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बैठक है। तो वहीं यूपी विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कनाडा में कॉमनवेल्थ पीठासीन अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं के विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। सदनों में महिलाओं की संख्या कैसे बढ़े, सरकार में महिलाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र जी। सर, एक कॉन्फ्रेंस थी कनाडा में, क्या कॉन्फ्रेंस थी और आप लोग भी उसमें सम्मिलित रहे, क्या क्या रहा वहाँ? कनाडा में कॉमनवेल्थ के सभी पीठासीन अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस थी और इस तरह की कॉन्फ्रेंस साल में एक बार होती है। उसमें सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के पीठासीन अधिकारियों को एक दूसरे से मिलने का अवसर भी मिलता है। दूसरा, कुछ विषयों पर भी वहाँ चर्चा होती है। इस बार भी जैसे हम लोगों ने कि सदनों में महिलाओं की संख्या कैसे बढ़े और सरकार में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, ये भी एक वहाँ जो विषय लिए गए थे उसमें से एक विषय ये भी था। तो इस तरह की हम लोग सारगर्भित चर्चा ऐसे मंचों पर करते हैं और उसके लिए हमें गर्व है कि हमें उत्तर प्रदेश कॉमनवेल्थ की उत्तर प्रदेश इकाई की तरफ से हमको और हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी को उसमें भाग लेने का अवसर मिला। सर, उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, जैसे कि आपने कहा महिलाओं को बढ़ा चढ़ाकर आगे करने की बात कही गई है, तो उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है वो कैसा देखने के लिए मिलेगा? नहीं, भविष्य तो सारा अच्छा है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि कैसे इन्हीं विषयों पर मंथन हुआ वहाँ की क्या उपाय किए जाएं कि जिससे महिलाओं की भागीदारी सदनों में बढ़े। तो उसमें कई विषय हो सकते हैं। एक विषय ये भी है कि जैसे कि अधिक महिलाओं को पार्टियां टिकट दें। अगर अधिक महिलाओं को पार्टियां टिकट देने लगेंगी तो महिलाओं की भागीदारी सदनों में बढ़ जाएगी। इस तरह के विषय वहाँ से निकल कर आए हैं। तो सर, आप लोग भी वहाँ गए, मंथन इस पर हुआ, क्या आगे भी इस जो बातचीत वहाँ से निकल कर आई है आप सरकार के सामने रखेंगे ये चीज़? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के सामने क्या रखेंगे, वहाँ सारे लोग थे। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी भी उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। तो सभी लोग थे, तो सबके संज्ञान में ये बात है और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि अब अगर आने वाले समय में हम देखेंगे जितने भी चुनाव होंगे अलग अलग देश में या यूपी में ही बात की जाए, तो महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे, इसी पर विचार करते हैं सब लोग। हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को और अधिक स्थान मिले और उनकी जो है लगभग बराबर की भागीदारी हो। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे कुंवर मानवेंद्र जी को, जिनका कहना है कि जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें खास तौर पर महिलाओं की जो भागीदारी है सदनों में किस तरीके से बढ़ाई जाए, इस पर खास करके चर्चा की गई है और आने वाले समय में जरूर नए बदलाव जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। तो वहीं उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन में भर्तियां निकाल रहे हैं और 3 महीने में इन भर्तियों को पूरा कर लेंगे, जिससे बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं देना हमारा मिशन है। मंत्री धन सिंह रावत ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत जी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। सर, देखा गया है कि देखिए एनएचएम में भर्तियां निकलने वाली हैं, किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिले? देखिए, कल देश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ में हम लोगों की बैठक हुई है और उसमें यह तय हुआ कि आयुष्मान डिजिटल मिशन जो है उसमें प्रत्येक आदमी की अब डिजिटल आईडी बनाई जाएगी और डिजिटल आईडी में उसका पूरा लेखा जोखा रहेगा। अभी तक उत्तराखंड में 26 लाख आईडी बन गए हैं और हमारा टारगेट यह है कि दिसंबर तक हम 80% से ज़्यादा लोगों की आईडी बना देंगे। जो एनएचएम की भर्ती का मामला आप बता रहे हैं कि हमारे प्रदेश में लगभग अभी तक
3200 लोगों को एनएचएम में हम लोगों ने नौकरियां दी हैं और अभी लगभग 150 लोगों को 3 महीने में नौकरी देने का हमारी सरकार ने संकल्प किया है। सर, आपने संस्कृत के वर्गीकरण को लेकर भी आपने चर्चा की है, कब तक होगा? देखिए, हमारे राज्य में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का हमने दर्जा दिया है। हम हर जिले में एक एक संस्कृत गांव बना रहे हैं और संस्कृत का वर्गीकरण ये कर रहे हैं कि इंटर तक एक संवर्ग रहेगा और डिग्री तक एक संवर्ग रहेगा, ताकि बच्चों को पठन पाठन में दिक्कत न हो। सर, उत्तराखंड में देखिए नए जिले बनाने को लेकर कवायद तेज हो गए, कब तक ये बनेंगे? देखिए, अभी नए जिले बनाने की कोई कवायद अभी तेज हुई नहीं है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं प्रदेश की जनता से सुझाव लूंगा और मुझे लगता है कि पर्वतीय जिले हमारे बहुत दूर दूर हैं और अगर मुख्यमंत्री जी इस पे पहल कर रहे हैं तो हम उनको बधाई दे रहे हैं कि वह अच्छा काम है कि अगर जनता से सुझाव ले जाएंगे तो जनता सब लोग सुझाव देंगे उसमें। तो विधानसभा में भर्तियों को लेकर कांग्रेस लगातार हल्ला बोल है, क्योंकि लगातार हर चीज में विरोध करते रहते हैं। अब देखो, हल्ला तो कर रहे हैं कि जिन्होंने 60 साल तक लगातार भ्रष्टाचार किया है, तो अब मुझे लगता है कि उनको खुद अपनी तरफ पहले देखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार ने जो भी घपले कांग्रेस ने कहे हैं या जो वो कह रहे हैं, तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अभी तक 3 दर्जन लोग जेल चले गए हैं। तो बहुत अच्छी निष्पक्ष जांच हो रही है और मैं कह सकता हूं कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत जी को। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कहीं ओवैसी तो कहीं अन्य दल के नेता भी अब निशाना साधने लगे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयवीर जी। सर, जिस तरीके से अब राजनीति हो रही है कि मदरसे का आप सर्वे करा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है। बिना पढ़ा लिखा गांव का आदमी भी ये जानता है कि अनरजिस्टर्ड जो भी कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होते हैं समाज, देश और जो उसमें भी लोग इन्वॉल्व होते हैं सबके लिए। मेरा मानना है कि मदरसों की बात हो या अन्य प्रतिष्ठान और संस्थानों की बात हो, जब रजिस्टर्ड होंगे, एक रेगुलेटरी सिस्टम में आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि उनको, संस्थान को भी उसका लाभ होता है और सरकार को भी उनको सहयोग करने में, उसको गतिशील बनाने में, उसको मान्यता जब देंगे हम लोग तो उसके सारे जो भी मानक है उसको पूरा करने में आसानी होती है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होता है। मान के अनुसार पढ़ाई का काम हो सकता है। ये सरकार का प्रयास है। अकेले मदरसों का नहीं विषय, जो भी संस्थान हो, प्रतिष्ठान हो, स्कूल हो, इनको एक सिस्टम में आना चाहिए। उसी सिस्टम के लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जनहित में सारे काम कर रही है और वहाँ इस तरह की कोई धार्मिक और जाति आधार पर कोई काम करने वाली न कर रही है न करेगी। अखिलेश कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी शिक्षा की उपेक्षा बंद करे, वहीं ओवैसी कह रहे हैं कि देखिए मिनी एनआरसी है। देखिए, ओवैसी जी के बयान तो पूरा देश जानता है कि हमेशा वो धार्मिक कट्टरपंथी के आधार पर अपनी बयानबाजी करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से धार्मिक और जाति आधार पर ऐसा कोई काम न करें। आज भी आप देखते हैं कि प्रदेश में जो भी योजना देश में लगी, देश में जो योजनाएं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीबों के हित की लोक कल्याणकारी तमाम योजनाएं भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने आदरणीय योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में देने का काम किया। उसमें सबसे ज्यादा लाभ किसे हुआ? हम मुस्लिम भाइयों को हुआ। गरीब थे, लाभ मिला। जो भी पात्र हैं वो जात और धर्म के आधार पर नहीं, हम लोगों का प्रयास है कि जो वास्तविक पात्र व्यक्ति है, जो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अंतिम छोर का वो व्यक्ति जिसको लंबी आजादी के अंतराल के बावजूद न्याय और विकास जिसके चेहरे पे नहीं पहुंच पाया, उसको विकास और न्याय की किरणें उसके चेहरे पे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसी भी तरह का जाति और धार्मिक भेदभाव का कोई विषय ही नहीं है। इन योजनाओं का सर्वाधिक लाभ अगर हम लोग जाति आधार पर या धार्मिक आधार पर करते तो मुस्लिमों को क्यों मिलता, क्यों दिए थे? उसमें कहीं ना कोई बाधा बाउंडेशन कर सकते थे, लेकिन नहीं। हम लोगों ने प्रयास किया कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, जो पात्र है, जो गरीब है, उसको योजना का लाभ मिले। इसी तरह आगे भी जितनी भी योजना हम लोग देने जा रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, हर काम देश हित, राष्ट्र हित और समाज को, देश को, प्रदेश को आगे ले जाने का है। हम लोगों का लक्ष्य है
कि 2047 जब भारत अपना शताब्दी वर्ष स्वर्णिम वर्ष के रूप में मना रहा होगा, उस समय तक भारत दुनिया का विश्व गुरु बने, सबसे ताकतवर देश बने, विकासशील देश से उठ करके विकसित देशों की श्रेणी में आए और देश विश्व का बहुत ही महत्वपूर्ण देश बने, ये प्रयास है। और उत्तर प्रदेश में अपनी उसी भूमिका में जाने का लक्ष्य तय करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जो जिनका कहना है कि देखिए मथुरा हो या फिर वृंदावन, दोनों का ही भव्य स्वरूप आपको आने वाले 5 सालों में देखने के लिए मिलेगा। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल दिल्ली के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और इस दौरान मध्य प्रदेश के किसानों को लहसुन और प्याज के साथ मटर की फसलों का उचित कीमत दिलाने की मांग की। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ हरदा बैतूल से सांसद दुर्गा दास उइके भी मौजूद रहे। बैंक से लिंक करा दो, जैसे मेरा 100 रुपए का प्याज है तो बैंक से 50 रुपए मुझे मिल जाए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कभी लोकतांत्रिक परंपरा नहीं रही है, वहां एक ही परिवार चलता है। कांग्रेस में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस की समाप्ति होने वाली है। इसके साथ ही योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे को लेकर फैसला किया है, वो एक अच्छा फैसला है, सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी हमारे साथ है बातचीत के लिए। सर, जिस तरीके से देखिए कांग्रेस में घमासान मचा है, अध्यक्ष पद को लेकर भी आपने देखा होगा, अब ये मांग उठने लगी है कि देखिए जो मतदाता सूची है वो सार्वजनिक की जाए। देखिए कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था कभी रही नहीं, वहां तो एक परिवार ही कांग्रेस को चलाता रहा और अब कांग्रेस में जिस तरह से अंतर्मुख चल रहा है, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है और मुझे लगता है कि चुनाव में भी इसी प्रकार का जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, वही होने वाला है। सर, अगर यूपी की बात करें तो देखिए यूपी में जो मदरसे हैं अब उनका भी सर्वे किया जाएगा। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला ठीक फैसला है और सर्वे होना भी चाहिए। कितने मदरसे हैं और उन मदरसों में क्या होता है, कैसी पढ़ाई होती है, पढ़ाई होती है, कुछ और तो नहीं होता है। नहीं, अच्छा फैसला है क्योंकि मदरसों में भी जो मेन शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। वहीं अगर बात करें तो देखिए अब जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि वो अकेले लड़ेंगे। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव स्थायी रूप से किसी को न साथ रख पाए न वो साथ रह पाए। 2017 का चुनाव था, उस समय राहुल गांधी को लेकर के कि 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी और 2325 सीटों के साथ भाजपा ने सरकार बना ली, वहां से उनको देखने को मिल गया। थोड़े दिन बाद वो जोड़ी टूट गई, फिर नई जोड़ी बनी, बहन मायावती के पास पहुंच गए कि बुआ हम और आप मिलकर के सब 80 सीटें जीतेंगे। पता चला 2019 में चुनाव में केवल सीटें 5 ही रह गई इनके हाथ में। जोड़ी बुआ की भी टूट गई, बुआ भतीजे की। फिर 2022 आती है, 2022 में फिर से जयंत चौधरी ले लिए कि 2 लड़के कमाल करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि आज माननीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी के उनके सारे नेता जानते हैं, वो अपने परिवार को भी नहीं संभाल पा रहे हैं और इसलिए लोग कहा जाता है कि ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश ने ठगा नहीं। तो जयंत चौधरी आज स्थानीय निकाय में साथ छोड़ रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि पूरा साथ छोड़ रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल देखिए, झारखंड में अंकिता मामले पर क्या कहेंगे, क्योंकि अब देश भर से मांग उठ रही है कि न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, ऐसी घटनाएं बहुत ही गंभीर घटनाएं हैं और मुझे लगता है कि न्याय मिलना चाहिए और इस प्रकार के जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई। चलिए धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी को, जिनका कहना है दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।